गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स पे यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम वेक्टर का पोर्शन पढ़ेंगे। उसमें लेक्चर फर्स्ट है आज। तो सबसे पहले आता है फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से हमारा मतलब होता है कोई भी मेजरमेंट के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, फोर्स, ये सारी की सारी किस में आ जाती है, फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइप की हो सकती है मैक्सिमम। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली है स्केलर और दूसरी है वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, या तो वो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या वो वेक्टर हो सकती है। अब पॉइंट आता है कि स्केलर का मतलब क्या होता है और वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। तो इसे हम लिख सकते हैं दीज आर फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude but no डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। यहां पे क्या होता है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as डायरेक्शन। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सबसे पहले स्केलर का एग्जांपल। स्केलर के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? तो स्केलर के एग्जांपल हो सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, एरिया, ठीक है, वॉल्यूम, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर में आती हैं। इसी टाइप से वेक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद फोर्स और वेलोसिटी, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये वेक्टर में आ जाएंगी, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगला पॉइंट आता है हम किसी भी वेक्टर को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, बेटा ये सारा कल तुम्हें पढ़ा दिया था, इनमें कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। किसी को कोई डाउट है इस पे? ठीक है, इसके बाद बताओ, आपको बताया था हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका तरीका देखिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको कुछ टर्म्स बता देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे आई से इंडिकेट किया जाता है। वाई पर एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे जे से इंडिकेट किया जाता है। जेड एक्सिस पर एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे के से इंडिकेट किया जाता है। आई, जे, के, ये यूनिट वेक्टर है। वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है या नहीं? एक मिनट चेक करते हैं। अब देखना, अब ठीक है, ठीक है। तो आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये है यूनिट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस।
अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बता दिया करो साथ के साथ, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, बोलो इतना समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर को हम इस टाइप से कैपिटल लेटर के ऊपर एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ने का तरीका होता है, इसे बोला जाएगा ए वेक्टर, इसे बोला जाएगा बी वेक्टर, इसे बोला जाएगा सी वेक्टर। तो पढ़ेंगे कैसे इसे ए वेक्टर बोला जाएगा, इसे बी वेक्टर बोला जाएगा, इसे सी वेक्टर बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम इन्हें किस टाइप से, ए अगर सपोज करो मैं कोई वेक्टर ले रहा हूं ए, मैंने यहां पे लिया 1i माइनस 2j प्लस 3k, इस टाइप से मैंने कोई वेक्टर ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आई एक्सिस पर उसका 1 कोऑर्डिनेट है, यहां तक 1 2 3 इस टाइप से इंडिकेट कर देंगे हर एक एक्सिस पर। तो आई यहां पे 1 वाली पोजीशन पर है, जे यहां पर है, इसका नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो वहां पर -2 ले लेंगे। के यहां पर है तो यहां पर 3 पॉइंट पर ले लेंगे। इस टाइप से हम किसी भी वेक्टर को यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। तो आई जे के अगर कोई वेक्टर लिखते हैं तो हम उसके साथ में यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट लेके इस टाइप से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट आया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कोई भी कैपिटल लेटर लिख के उसके ऊपर हम एरो लगा के उससे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस टाइप से हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखिए क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और उसकी डायरेक्शन दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1 यूनिटी, एंड डायरेक्शन इज सेम एज गिविंग वेक्टर। जो वेक्टर दिया गया है उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ये बताइए ए वेक्टर इतना दिया गया है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसकी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। मैग्नीट्यूड लेने के बाद स्केलर आ जाता है, इसीलिए हम इसे इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है ए वेक्टर अपॉन ए। एक मिनट रुकिए, हेलो हेलो बेटा एक कॉल आ रहा है, इसे मतलब कैसे रोकेंगे, रोक तो दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसे किस टाइप से किया जाएगा। इसे करने के लिए अब हमें क्या करना है, ए वेक्टर कितना, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालना बताएंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, रूट लगाइए, आई वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है वो लिखिए, आई के साथ +1 है तो इसका स्क्वायर, प्लस का साइन लगाइए, जे के साथ यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर, प्लस के साथ यहाँ पे +3 है तो +3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या तरीका बताया आपको, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना होता है। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 1i माइनस 2j प्लस 3k को डिवाइड कर दो ए का मैग्नीट्यूड जो कि √14 है, √14। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू, या तो ऐसे लिख दो या इस टाइप से लिख दो, 14i माइनस 2 अपॉन √14 k प्लस 3 अपॉन √14 k। तो इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का मेथड होता है। अच्छा अब ये बताइए, अगला पॉइंट आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, तो यहां पर देखिए
नेक्स्ट पॉइंट, बेटा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी है आपको, क्लियर आ रहा है साउंड और ऑडियो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है व्हाट इज नल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है या फिर जीरो वेक्टर क्या होता है? तो इसका आंसर होता है ए वेक्टर whose magnitude is जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के अप्रोक्सीमेटली होता है, एंड डायरेक्शन इज एनी पॉसिबल डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? अब ये बताओ, मैंने पॉइंट लगा दिया, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और डायरेक्शन कोई भी पॉसिबल ले सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जीरो वेक्टर के बाद अगला पॉइंट आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज इक्वल वेक्टर? अगर मैं कहता हूं कि दो वेक्टर इक्वल हैं तो उसका मीनिंग क्या लगाया जाता है, तो वो देखिए, व्हाट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, तो वो देखिए, ए वेक्टर दिया गया है मुझे 1i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर दिया गया है 1i प्लस 2j प्लस 3k। इस टाइप से मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है। अब ये बताइए, ए वेक्टर में आई के साथ 1 कंपोनेंट है, वहां पे भी वही है, जे के साथ पॉजिटिव 2 है, वहां पे भी वही है, के साथ यहाँ पे पॉजिटिव 3 है और वहां पे भी पॉजिटिव 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर होगा बी के। इसके लिए एक तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दूसरी बात इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो भी सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। अब कई बच्चे ये कह सकते हैं अगर ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ they have equal magnitude and same direction। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहा जाएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, पूछने कुछ मनीष? अच्छा, ये हो गया सारा, आगे समझ में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर लीजिए, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है उसका तरीका देखिए। पॉइंट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर का क्या मीनिंग होता है? तो देखिए, टू वेक्टर आर कॉल्ड नेगेटिव vector if their magnitude are equal but direction are opposite।
दो वेक्टर को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहा जाएगा अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो ए वेक्टर है 1i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है नेगेटिव 1i नेगेटिव 2j नेगेटिव 3k। अब देखना, अगर मैं बी में से माइनस कॉमन ले लूं तो कितना आएगा, 1i प्लस 2j प्लस 3k। इसे क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इस टाइप से इसे लिखा जा सकता है। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूनिट वेक्टर पढ़ लिया, इसके बाद नेगेटिव वेक्टर पढ़ लिया, जीरो वेक्टर पढ़ लिया, इसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर, हाँ इक्वल वेक्टर भी पढ़ लिया। इसके बाद देखिए अगला आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से, पूछना है कुछ, ठीक है आगे देखो। आप नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर। क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, इसे हमें एक्सप्लेन करना है या बताना है। तो ये बताओ, पहला पॉइंट कोलिनियर वेक्टर का मतलब समझो। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है अगर कोई भी तीन वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो वो कोलिनियर होंगे। एक ही लाइन के अलोंग होने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि ए के बाद ही बी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए यहां पर है, सी यहां पर है और बी यहां पर है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या ये भी हो सकता है बी यहां पर है, सी यहां पर है, ए यहां पर है। इस टाइप से कितने केस बन जाएंगे, इस टाइप से कई सारे केस बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ तीनों एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए। अब तीनों एक ही लाइन के अलोंग होने चाहिए या एक्ट करना चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे पता करेंगे कि ये वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए पहला पॉइंट आता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इफ थ्री वेक्टर आर एक्टिंग, जरूरी नहीं है थ्री हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग ए लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर वेक्टर एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो उन्हें कोलिनियर बोला जाएगा। यहां पे हम तीन वेक्टर लेके चल रहे हैं तो तीन के टर्म में मैं एक्सप्लेन करके एक बार दिखा देता हूं। सपोज करो मेरे पास ए है, ये है 2i माइनस जे प्लस 3k, ये है बी 1i प्लस 4j माइनस 3k, इसके बाद सी ये है 3i माइनस 5j प्लस 6k। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब मुझे कोलिनियर की कंडीशन निकालनी है। तो कोलिनियर की कंडीशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे निकालेंगे, देखो ए और बी तो अलग अलग पॉइंट है, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए निकाल रहे हैं तो बी का पहले आता है, ए का बाद में आएगा ए। तो ये कैसे लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बताइए कितना है, 1i, इसके बाद प्लस 4j माइनस 3k, इसके बाद माइनस का साइन। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बताइए ये कितना है, 2i माइनस j
प्लस 3k। इसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, 1i प्लस 4j माइनस 3k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। सॉल्व कीजिए, कितना है, ये आ गया 1 माइनस 3 k है ये, तो माइनस 2 और प्लस 1 कितना बचा, माइनस 1i। इसके बाद j यहाँ पर है 4, यहाँ पे है 1, तो 5j प्लस माइनस का आएगा माइनस 6k। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं, ये आ गया समझ में। लेकिन हमें तो AB की लेंथ चाहिए। लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो AB की लेंथ का मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ निकालने के लिए मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, ij के आई चुके हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा i के साथ क्या है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस j के साथ क्या है, पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव 5 का स्क्वायर प्लस k के साथ क्या है, माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, कितना है, ये आ गया 1 प्लस 25 प्लस 36। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 12 और 3 और 3 6, 62। ठीक है, तो ये आ गया 62। ठीक है, इसके बाद देखो हमने AB निकाल लिया। AB निकालने के बाद जिस टाइप से ये सॉल्व किया गया है उसी टाइप से हमें क्या निकालना है, एक तो AC निकालना है और फिर BC निकालेंगे। इससे क्या होगा, अगर किसी भी एक टुकड़े का सम, ये बताओ हमने तीनों निकालने पॉइंट, AB निकालना है, AC निकालना है, BC निकालना है, वो लेंथ आ जाएगी। अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है ये तीनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो कोलिनियर नहीं होते। एक ही लाइन के अलोंग होने का मतलब, ये बताओ सपोज करो ये वाली सिचुएशन है, तो AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के सम के बराबर होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो AB किसके बराबर, यहाँ तो C अभी वही है। अगर ये वाली कंडीशन है AB या फिर C, ऐसे ले लो, C यहाँ पे है, B यहाँ पे है। अब बताओ अगर CA का लेंथ बराबर है CB के लेंथ के प्लस BA के लेंथ के, तो ये कॉलिनियर होंगे। तो हमें क्या करना है, हम तीनों सेट निकाल रहे हैं, तीनों सेट निकाल के देख लेंगे कि दो का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो कॉलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखो AC फाइंड आउट करना है। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C में से A को माइनस करना होगा। तो ये बताइए 3 में से 2 गया, कितना बचा, I। इसके बाद -5 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा, माइनस के 4j। ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 3k। अब ये बताओ AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 16 प्लस 9। सॉल्व करके बताइए कितना आया, ये आ गया 26। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही अब हमने AB निकाल लिया, AC निकाल लिया, अब हम निकालेंगे BC। पहले BC वेक्टर निकालो। BC वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, C के पोजीशन वेक्टर में से B के पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 गया, कितना आया, ये आ गया 2i। इसके बाद -5 में से 4 गया तो ये हो जाएगा -9j। नेक्स्ट पॉइंट, 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, +9k। इसे सॉल्व कीजिए तो BC का मैग्नीट्यूड लो तो कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस 91 प्लस वो 81। ठीक है, तो कितना हो गया, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 166। अब ये बताओ, इन्हें सॉल्व करके देखो, 26 और 62 का सम इसके बराबर नहीं आ रहा, जिसका मतलब क्या है, ये कॉलिनियर नहीं है। तो ये इसका प्रोसीजर होगा। तो बताइए इतना समझ में आया या नहीं क्लास, मेथड समझ में आ गया। कॉलिनियर क्या क्या कंडीशन है, हम तीन वेक्टर अगर दिए हुए हैं तो तीनों चीजें निकालेंगे, AB निकालेंगे, AC निकालेंगे, BC निकालेंगे। अच्छा, ये AB का मतलब क्या है, AB निकाल रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर B में से A को माइनस करने के बाद हमारे पास वेक्टर ही आता है। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लेंथ आ जाती है। ठीक है, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लेने के बाद वो लेंथ आ जाती है। इसी टाइप से AC का मैग्नीट्यूड लिया, इतना आया, BC का मैग्नीट्यूड लिया, ये आया,
और इसे करने के बाद हमने देख लिया कि नहीं दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर जो वेक्टर हैं, ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कल आपको एग्जांपल देके सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो ये वाला मेथड आपको याद रखना है। बोलो इतना पता चल गया बॉयज? ठीक है। अच्छा ये बताओ, पहले टाइम बताओ कितना हो रहा है। ओके, इसका मतलब 10 मिनट है आपके पास, है ना? ठीक है, अगला देखो अब। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोप्लेनर वेक्टर। व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर? अच्छा ये बताओ कोप्लेनर का मतलब क्या है, ये बताओ। अगर सपोज करो अपने कमरे का फर्श देखो, उस पर टेबल भी रखी हुई है, चेयर भी रखी हुई है, और भी चप्पल भी रखी हुई है, और भी सामान रखा हुआ है, तो ये बताओ वो सारा का सारा फर्श पे रखा है, तो वो एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में होने का मतलब वो सारे कोप्लेनर है, जिसका मतलब क्या हुआ, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन के अलाउंग एक्ट कर रहे हैं तो वो बोले जाते हैं कोप्लेनर। अब बताओ ये समझ में आया या नहीं, बताओ। तो क्या मतलब हुआ, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कोप्लेनर बोला जाएगा अगर वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर तीन चार चीजें हम एक ही सरफेस पे रख दें तो वो कोप्लेनर बोले जाएंगे, ठीक है। टू और मोर vectors are called coplanar if they are acting along same plane। सेम प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि अगर हमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हैं तो हम उसे कोप्लेनर कैसे प्रूव करेंगे। तो सपोज करो आपको दिया गया है एक वेक्टर 1i + 2j + 3k, बी वेक्टर दिया गया है 2i - j - 2k, सी वेक्टर दिया गया है 3i + 4j - k। पहले ये बताओ इतना सारा समझ में आ गया, कोप्लेनर का मतलब समझ में आ गया, ये सारा क्लियर नजर आ रहा है सभी को, बच्चों को बताओ, ठीक है। अब ये बताओ कोप्लेनर प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या होगी। पहली बार आप 12th में जब जाओगे मैट्रिक्स के अंदर एक मेथड बताया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे तो ये क्या होगा, उस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है ये बताओ। ए बी सी तीनों पॉइंट इसी पे हैं तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल का एरिया आएगा 0। अगर सपोज करो दो पॉइंट यहां पर है, एक थोड़ा भी ऊपर हो गया तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसका कुछ ना कुछ एरिया आ जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, कोप्लेनर अगर हमें प्रूव करना है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका होता है, इस टाइप से हमें डिटरमिनेंट बनाना होता है। इसके बाद आई के साथ यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, जे के साथ 2 है 2 लिखो, के साथ 3 है 3 लिखो, यहाँ पे आई के साथ 2 है 2 लिखो, जे के साथ -1 है -1 लिखो, के साथ -2 है -2 लिखो, यहाँ पर आई के साथ 3 है 3 लिखो, जे के साथ 4 है 4 लिखो, के साथ -1 है -1 लिखो। पहले ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं, बोलो। अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका। बेटा नया मेथड है तो 11th वालों को दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं सारा मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखो और एक ब्रैकेट बना दो, फिर माइनस। हाँ अब बताओ, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पहला पॉइंट इस टाइप से लिखा, 2 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस वाले में क्या करेंगे, 2 को इस टाइप से कवर कर दिया। अब बताओ
2 का मल्टीप्लाई करो -1 से, तो कितना हो जाएगा? -2। माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया, ये तो खत्म है। 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -6। तो ये क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। 3 का निकालेंगे तो 3 वाली लाइन में जो भी है वो कवर कर लो, ऐसे ये कवर कर लिया। 4 का 2 से मल्टीप्लाई बताओ कितना है? 8। माइनस अपनी तरफ से लगाया, 3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बोलो। +3। तो इस टाइप से, ठीक है। अब बताओ ये कितना हो गया? 9 इंटू 1 -2, ये कितना बचा? 4 +3, 8 और 3 क्या होता है? 11। तो ये कितना हो गया? 9 -8 +33। सॉल्व करके बताओ कितना बचा? 1 +33 कितना हो गया? 34 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। 0 तो नहीं है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0, so these vector are not coplanar। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं है तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। अब बताओ ये मीनिंग समझ में आया या नहीं? बेटा आवाज सभी को आ गया समझ में? दोबारा से बोलो, आपने क्या बोला? कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में रहना। जैसे ये बता, सपोज कर ये तीनों वेक्टर हैं, मैंने एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया और एक यहां रख दिया, तो बता एक ही बोर्ड में है या नहीं है? तो ये कोप्लेनर है। बोलो, आगे समझ में? ये एक ही प्लेन में होने का मतलब है एक ही सरफेस पे होना है एक तरह से। इतना आगे समझ में? तो इस टाइप से कोप्लेनर को प्रूव करना है। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता तो ये कोप्लेनर हो जाते। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर नहीं आया तो ये कोप्लेनर नहीं है। ये मेथड जो मैंने यूज किया है ये 12th क्लास में मैट्रिक्स के अंदर और डिटरमिनेंट में आप ये पढ़ोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना, तो वहां पे ये बताया जाता है सारा। बताइए आज तक मतलब आज तक जो अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये आगे अच्छे से समझ में? आगे का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आज हम क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो।